मैं खड़ी हूँ एक आर्किटेक्चरल मार्बल के सामने। Let's get funky! और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंटेज शिप्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज़ डे 10th। हम 3 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को आए थे, बट उस दिन रात को 2 बजे पहुँचे तो हम होटल को ज़्यादा देख नहीं पाए और रिव्यू नहीं कर पाए। और आज है जुलाई 5th। हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट और सैन फ्रांसिस्को से अब हम जाएंगे योसेमिटे नेशनल पार्क। तो बिफोर चेकिंग आउट लेट्स रेट दिस होटल। हम ठहरे हुए हिल्टन में। तो जहाँ तक स्टाफ की बात आती है, हमें तो हिल्टन में ना स्टाफ देखने को नहीं मिला, मतलब 1 या 2 बंदा होता था फ्रंट डेस्क पे। और ये जो स्टाफ है ना हिल्टन का, हमेशा हमें बहुत प्रोफेशनल और ऑफिशियल जो फ्रेंडली वाइब होती है ना वो नहीं आई। तो इसलिए हम रेट करते हैं 4 आउट ऑफ 5। अब जहाँ तक क्लीननेस की बात आती है, हाउ क्लीन आर द रूम्स। टॉयलेट्स वर वेरी क्लीन, टॉयलेटरीज सारी थी और कारपेट जो था अच्छी तरह वैक्यूम था, टेबल टॉप्स और जितना भी फर्नीचर है अच्छी तरह से डस्टेड था। तो क्लीननेस के लिए 4.5। और वैसे भी बहुत अच्छा, एक बहुत स्पेशियस रूम है तो 4.5। और जहाँ तक आता है हाउ कंफर्टेबल आर द बेड्स, तो बेड्स वर रियली वेरी कंफर्टेबल। बेड शीट्स वर बिल्कुल ऐसा लगा था कि नई बिछाई हैं। पिलोज भी बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल बेड्स के लिए भी 4.5 आउट ऑफ 5। जहाँ तक ब्रेकफास्ट का सवाल है, ब्रेकफास्ट ये लोग नहीं दे रहे हैं तो वी कैन नॉट रेट ब्रेकफास्ट। तो ओवरऑल रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 5। हमारी जो होटल की विंडो है ना, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। तो सैन फ्रांसिस्को बे जो मुझे सामने अपनी विंडो से दिखती है और उसके ऊपर समर फॉग्स, तो दोनों ही जो है ना कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर लगते हैं। तो व्यू मुझे बहुत अच्छा मिला इस होटल की विंडो से। तो हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद हम जाएंगे फिशरमैन्स वॉर्फ। और फ़िलहाल तो आप आसपास घर देखिए कितने सुंदर है। एक बात बताऊँ, ये पूरा जो शहर है ना सैन फ्रांसिस्को, जहाँ तक मैंने देखा है, बिल्कुल पहाड़ियों पे बसा हुआ है। और पहाड़ियों पे सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े घर बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इनका आर्किटेक्चर देखो, बहुत ही सुंदर है। मतलब कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कि आर्किटेक्चर जो है ना अलग ना हो। मतलब हर घर बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। और जो कलर आप देखो घरों का, या तो ग्रे है या वाइट है या लाइट ब्लू है। तो बिल्कुल पूरा शहर जो है ना बिल्कुल सफ़ेद लगता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। मैं खड़ी हूँ एक आर्किटेक्चरल मार्बल के सामने, जो कि है द पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। ये बना था 1915 में टू डिस्प्ले द वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद इसे रेस्टोर किया गया इन 1917 में। इसका मेन अट्रैक्शन है इसका सेंट्रल रोटुंडा, जिसकी की हाइट है 162 फीट। इस खूबसूरत से रोटुंडा के सामने है यूरोपियन स्टाइल लगून्स और दूसरी तरफ है कर्व्ड शेप में एग्जीबिशन सेंटर। और इन दोनों को ही सेपरेट करते हैं ये बहुत लंबे लंबे खूबसूरत से कोलोनेड्स। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल और म्यूज़िकल इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। बट ये जो जगह है, मतलब मुझे अभी तक जितनी भी जगहें देखी ना उन सब में बहुत खूबसूरत लगा है। स्पेशली जितना ये टॉल है, जितना ये विशाल है और जितना ये बड़ा है, और जो यहाँ पे रोमन आर्किटेक्चर है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इंडीड अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो 1915 में ये जो स्ट्रक्चर है ये पनामा पैसिफिक एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था। और इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम था बर्नार्ड मेबेक। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर जो है देखने को मिलेगा। जब ये एक्सपोजिशन ख़त्म हो गया तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बट ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत था कि एक लीग बनाई गई इसको प्रिजर्व करने के लिए। 1934 से लेके 1942 तक इस जगह को अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे टेनिस कोर्ट बनाए गए और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहाँ पे मिलिट्री के ट्रक्स और जीप्स भी रखी गई। बट 1964 में डिसाइड किया गया कि इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो था ये ख़राब हो रहा था, तो इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया। बट जो इसका स्टील का जो फ्रेम था इसको जो है वो बरकरार रखा गया। और 1969 से लेकर 1974 पर इस पूरे स्टील फ्रेम पर फिर से काम किया गया और स्टील बीम्स और कंक्रीट यूज़ करके
फिर से कॉलोनेट्स बनाए गए, रोटिंडा बनाया गया और इस तरह के यूरोपियन स्टाइल जो थे लगून्स बनाए गए। तो आज हमें ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर जो है जिसे हम द पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स बोलते हैं, ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ना बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ को शूट किया गया है, जैसे कि टाइम आफ्टर टाइम, द रूम, ट्विस्टेड, और एक बहुत ही हिट बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है माय नेम इज़ खान। उसके भी एक हिट सॉन्ग को जो है यहाँ पे शूट किया गया है। वैसे तो अगर ये मूवी आप देखें ना, माय नेम इज़ खान, तो इसमें आपको सैन फ्रांसिस्को की बहुत सारी जगहें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि गोल्डन गेट ब्रिज है, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन है। तो गाइज अब हम पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के बाद जा रहे हैं फिशरमैन्स वॉफ की तरफ। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं फिशरमैन्स वॉफ और यहाँ से वॉक करके हम जाएंगे पियर 39 तक। आपको याद होगा पियर 39 वही जगह है जहाँ पे कल हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन देखा था। हम खड़े हैं बहुत ही फेमस गिरार्डली स्क्वायर में। ये जाने जाते हैं अपने चॉकलेट फैक्ट्री के लिए, और यहाँ पे है मार्केट प्लेस भी। तो गिरार्डली स्क्वायर वो जगह है जहाँ पे गिरार्डली चॉकलेट फैक्ट्री का फर्स्ट हेडक्वार्टर था, जो कि अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते थे चॉकलेट मेकिंग के लिए, वो देख सकते हैं, चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आइसक्रीम या चॉकलेट टेस्ट करना है तो वहाँ जो गिरार्डली की 3 शॉप्स हैं वहाँ जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है सैन फ्रांसिस्को बे, और सामने है इनका एक्वेटिक पार्क जहाँ से कि बोटिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और क्योंकि वाटर फ्रंट है तो यहाँ पे इसके सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो लोग बैठे हैं, कुछ स्विमिंग के लिए जा रहे हैं और कुछ धूप सेक रहे हैं, कि धूप यहाँ बहुत कम निकलती है। धूप सेक रहे हैं, कुछ स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिल भी राइड कर रहे हैं, और अच्छा मतलब प्लेस है जहाँ आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और यहाँ से एल्केट्राज जो है बहुत क्लियर दिखता है, बिल्कुल पास में दिखता है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है म्यूनिसिपल पियर, जिसे कि म्यूनी पियर भी कहते हैं। यहाँ पे लोग बेसिकली फिशिंग और स्ट्रोलिंग के लिए आते हैं, बट फोटोग्राफी के लिए ना ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बैकड्रॉप में यहाँ से दिखता है गोल्डन गेट ब्रिज और सामने दिखता है डाउनटाउन। तो ये है हाई स्ट्रीट पियर, जहाँ पे कि बहुत सारे हिस्टोरिकल शिप्स को एंकर किया गया है। राइट में जो वाइट शिप दिख रही है इसका नाम है यूरेका, जो कि 1890 में बनी थी और एक स्टीम बोट है। और लेफ़्ट वाली जो रेड एंड वाइट कलर की शिप है इसका नाम है बेल क्लूथा, जो कि 1886 में बनी थी और एज अ कमर्शियल व्हीकल इसको बनाया गया था। मैरी टाइम म्यूज़ियम से अब हम जा रहे हैं फिशरमैन वॉफ की तरफ। और कल रात को यहाँ आए थे तो इतनी क्लियरली ये सब आपको दिखा नहीं पाए थे। अब हम आज सूरज निकला है तो थोड़ा सोचा टाइम निकाल के वापस जाते हैं और आपको फिशरमैन वॉफ दिखाते हैं। ये जो फिशरमैन वॉफ है ना, ये वाटर फ्रंट पे है, और यहाँ पे बहुत सारे सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, और बहुत सारे शिप्स यहाँ पे खड़े रहते हैं।
पियर 45 से पहले ये जगह है जहाँ से कि आपको बोट टूर मिलेगा और ये बोट आपको लेकर जाएगी अंदर, सैन फ्रांसिस्को बे का पूरा टूर देगी। और आई थिंक यहाँ के चार्जेस हैं गोल्डन गेट एल्केट्राज ओनली 6 पैसेंजर्स $20, लास्ट फॉर 80 मिनट्स। तो ये इनका बे का टूर है जो कि पियर 45 से थोड़ा सा पहले आना पड़ता है। I think I gotta get funky something. Hey, come on, everybody, come on. YMCA. Come on now, here. Let's get funky. I gotta get funky, y'all. Somebody raise your hands up. Come on, push it up, y'all. Come on, push it up. Come on, don't be afraid. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move, it's the right time. Here you go. It's never hard to please. Everybody get out here and dance, y'all. Come on, push it up. Come on. She's a very thinking girl. Anybody? The kind you talk and go to mama. She will never let you spin down. Tell what you get her off the street. Rock and dance. गाइस इस समय हम हैं पियर 45 पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंटेज शिप्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 और एक है वर्ल्ड वॉर 2 से शिप और एक है वर्ल्ड वॉर 2 की सबमरीन। तो दोनों जो है मेरे पीछे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है इनको पूरा जाकर देख सकें, बट ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है पियर 45 की अगर आप फिशरमैन्स वॉफ आते हैं तो जो आगे वाली है ये है USS पाम्पेनाटो सबमरीन जिसे कि 1943 में लॉन्च किया गया था और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 वॉर पेट्रोल्स के लिए यूज़ किया गया था फ्रॉम 1944 से 1945 तक। और यहाँ अंदर जाने के लिए आपको ऑडियो टूर्स भी मिलते हैं। पीछे वाली है SS जेरेमिया ओब्रायन लिबर्टी शिप जिसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बनाया गया था और ये भी 1943 में बनी थी, बट इसे बनने में सिर्फ लगे थे 56 डेज़। इसे भी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और आज भी अगर आप इसके मेन डेक में जाएंगे ना तो आपको कैनन जो है देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही अलग किस्म के म्यूज़ियम में लेके जाती हूँ। इसका नाम है म्यूज़ियम मैकेनिक। ये एक प्राइवेटली ओन्ड म्यूज़ियम है और जो शुरू किया गया था एड जेलेंस्की के द्वारा जब वो सिर्फ 11 साल के थे और उन्हें अपना पहला एग्जीबिशन 1920 में जो है एग्जिबिट किया था। और इसके अंदर है 200 से भी ज़्यादा कॉइन ऑपरेटेड एंटीक आर्केड गेमिंग मशीन्स और बहुत सारे एंटीक आर्केड आर्टिफैक्ट्स। ये मशीनें तब डिज़ाइन की गई थी जबकि ना ही हुआ करते थे टीवी और ना ही हुआ करते थे वीडियो गेम्स। तो ये है ATM मशीन जहाँ से कि आप क्वार्टर विड्रॉ कर सकते हैं कि सारी मशीन्स जो है वो क्वार्टर इंसर्ट करने से ही चलेंगी। तो ये है मैकेनिकल ऑटो रेस, आपको सिर्फ 25 सेंट्स डालने हैं और यू कैन प्ले दिस गेम। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो खिंचवाने का है कुछ, एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप एक पेनी डालिए जो कि प्रेस होकर बाहर आएगी एंड यू कैन हैव योर ओन सुवेनियर। और ये जो लेफ्ट में दिख रहा है दिस इज़ लाफिंग सैल जिसे कि हम फैट लेडी भी कहते हैं, एक एनिमेट्रॉनिक्स है और प्रेजेंट सैन फ्रांसिस्को के बाहर ये काफ़ी सालों तक लगी रही। इसका काम था बेसिकली बच्चों को डराना। 1940 से 1972 तक इसे वहीं रखा गया था। तो ये है ग्रैंड मदर प्रेडिक्शंस। इसके लिए भी आपको 50 सेंट जो है स्लॉट मशीन में डालना पड़ेगा एंड ग्रैंड मदर विल स्टार्ट प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। येस ये है थिम्बल थिएटर, अगर इसमें आप 25 सेंट्स डालेंगे दे ऑल विल स्टार्ट डांसिंग। ये है इनका बहुत ही फेमस स्टीम पावर्ड मोटरसाइकिल। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही स्टीम पावर्ड मोटरसाइकिल बचा है और वो इस म्यूज़ियम में है और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम है। दिस इज़ द कार्निवल, यहाँ पे आपको करोजल पूरा कार्निवल जैसा माहौल बनाया है। यहाँ पे बहुत बड़ा फेरिस व्हील बनाया हुआ है, बैंड है, ट्रपीज़ लेडी, यहाँ देखो बच्चों के लिए जैसे वो होता है ना आपको शूट करना है वैसा कुछ बनाया हुआ है। एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। यहाँ बच्चों के छोटे छोटे रेस्टोरेंट डिस्प्ले किए हुए हैं इस कार्निवल के अंदर। एंड दिस इज़ सर्कस और कुछ मैजिक शो यहाँ पे हो रहा है। तो बहुत बड़ा डिस्प्ले है यहाँ पे ये। और इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लेयर पियानो भी यहाँ पे रखा हुआ है।
तो ये है रेसलिंग गेम और ये है आर्म रेसलिंग और भी बहुत टाइप के इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे आर्केड गेम्स रखी हुई हैं। और ये नहीं है कि मतलब पुराने ज़माने की है, बल्कि आजकल की जो आर्केड वीडियो गेम्स हैं वो भी डिस्प्ले में है। ये है पियर 43 यहाँ से मिलता है और फेरी टर्मिनल जहाँ से आपको मिलेंगे फॉर द सैन फ्रांसिस्को बे। तो यहाँ से मिलते हैं बे क्रूज़। तो यहाँ से क्रूज़ लेके आप सैन फ्रांसिस्को बे घूम सकते हैं। और इस तरह का आपको रेड एंड वाइट जो है वो आपको फ्लीट है ये। और ये सभी लोग जो है खड़े हैं वेटिंग फॉर देयर शूज़। तो अब हम जा रहे हैं पियर 39 की तरफ। Seems to be like a bell starts ये to है feel पॉपअप्स I'm at where और बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे सोवेनियर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा और बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ खेलने के लिए भी। तो ये है पियर 43 की फेरी। आज बहुत ही हिस्टोरिकल सी साइट है जहाँ से कि लोडिंग अनलोडिंग की जाती थी रेल कार्स की ऑन एंड ऑफ द फेरीज। हम फाइनली हैं फिशरमैन वॉफ्स के पियर 39 के पास और ये वो वाटर फ्रंट है जहाँ से सैन फ्रांसिस्को बे का सबसे सुंदर व्यू दिखता है। किसी ज़माने में ये हब था फ़िशिंग फ्लीट का, बट अब जो है यहाँ पे आपको सी फूड रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, बहुत सारे सोवेनियर्स की शॉप दिखेंगे, बार्स दिखेंगे और यहाँ पे लोग ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ कोई मतलब म्यूज़िक बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और बहुत एक खुशनुमा माहौल है जहाँ पे कि लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। रोड साइड पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत सारे ना टॉयज़ और सोवेनियर्स बेच रहे हैं। तो जो यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही जैसे मेले जैसा फील है और बहुत ही खुशनुमा और एन्जॉइंग फील है। और पियर 39 का जो मेन स्पेशल अट्रैक्शन है वो है यहाँ के सी लाइन्स। हम देखेंगे, अगर हमें मिलते हैं तो हम ज़रूर कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस मैंने भी यहाँ से गोल्डन गेट ब्रिज का एक सोवेनियर लिया है। तो गाइस ये जो आपको नीचे दिख रही है ये है पियर 39 की मार्केट प्लेस और यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं, थीम गिफ्ट शॉप्स हैं, आप सोवेनियर खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक्वेरियम बनाया हुआ है, वर्चुअल 3D राइड्स जैसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो आर्केड्स हैं और 2 स्टोरी क्रोजल जो हम रात को आपको दिखाई चुके हैं वो भी यहाँ पे है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। फ़िलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की सी लायंस। किसी ने हमें बताया कि बिल्कुल कॉर्नर में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सी लायंस दिखेंगे। और यहाँ पे नीचे मुझे बहुत ही सुंदर और तरीके से डेकोरेटेड जो है ना शॉप्स दिख रही हैं और रेस्टोरेंट्स भी ना बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किए हुए हैं।
तो गाइस जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोई टावर, अगर इसके आप टॉप में जाएंगे ना तो पूरे सैन फ्रांसिस्को का बर्ड आई व्यू देखने को मिलेगा। आपको दिखेंगे सैन फ्रांसिस्को के स्काई लाइन्स, आपको दिखेगा पे ब्रिज, एल्केट्रास, गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन, और सब सफ़ेद सफ़ेद, इतना सुंदर लगता है ना। बट क्योंकि हमारे पास आज टाइम नहीं है, हमें 300 किलोमीटर ड्राइव करके योसेमिटी नेशनल पार्क पहुंचना है, तो आज हम ये नहीं देख पाएंगे। गाइस सामने वो ये सारे बोर्ड्स है ना, यहीं पे सी लाइन्स बैठते हैं जब थोड़ी सी गर्मी होती है, धूप निकलती है। बट आज यहाँ पे कोई भी सी लाइन नहीं दिख रहा है, तो हमारी पूरी मेहनत हो गई बेकार। कोई बात नहीं, अब चलते हैं वापस, हम हो गए बहुत ही। गाइस कोविड की वजह से ये सब कुछ बंद था काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक। अभी कुछ दिन पहले ये सब खुला है और आप माहौल देखो, मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग पिज़्ज़ा हट, मतलब उनको जेल से छोड़ दिया जाता है ना, तो कैसे एकदम पागल हो जाता है टू हैव फन। तो गाइज़ ये है बे ब्रिज, और अब हम सैन फ्रांसिस्को से जा रहे हैं योसेमिटी नेशनल पार्क। यहाँ से योसेमिटी नेशनल पार्क है कुछ 305 किलोमीटर, और हमें पहुँचने में लगेंगे लगभग 4 से 5 घंटे। तो गाइस रात के बज गए 11:30 और फाइनली हम अपने होटल में पहुंच गए। 9 दिन 3500 माइल्स ट्रेवल करके हम पहुंचे यूएस के वेस्ट कोस्ट पर। हम पहुंचे थे 4 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में, और आज हमने वहां से अपनी जर्नी टूवर्ड्स ईस्ट फिर से शुरू की, और हमारा पहला स्टॉप है योसेमिटी पार्क। तो आज हम हैं योसेमिटी पार्क में, जो कि है कैलिफोर्निया में, और हम ठहरे हुए हैं वेस्ट वेस्टर्न प्लस में। अभी तक के जितने भी वेस्ट वेस्टर्न होटल्स में हम ठहरे, ये सबसे बेस्ट होटल है। स्टाफ जो है बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही हेल्पफुल था, और इनफैक्ट सभी वेस्ट वेस्टर्न प्लस में जितना भी स्टाफ हमें मिला है सारा ही हेल्पफुल था, फ्रेंडली था। और तो रूम जो है हमारा बहुत क्लीन है। फर्नीचर की जो क्वालिटी है बहुत बहुत अच्छी है, और टॉयलेटरीज़ भी पूरी हैं, टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन हैं। और बेड्स पे जो है इनका जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा रस्टिक है, मतलब बेडशीट भी वाइट, मतलब जो ऊपर का कंफर्टर है वो वाइट कलर का नहीं है, वो हल्का सा ब्राउनिश है। और सभी कुछ बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। तो आई होप आप हमारे साथ योसेमिटी पार्क एंजॉय करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस छोटे से टाइम में कैसे ज़्यादा कवर कर सकें वो आपको दिखाएं।